में ये काफी स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो इन सारे के सारे ओगर्स का काम 25 कर देता है। ये बंदा उससे कहता है, अरे वाह बच्चे, तुम तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम ब्रिस्किया जाना क्यों चाहते हो? मैं वहाँ पर इसीलिए जाना चाहता हूँ ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ। ये सुनते ही सारे बंदे शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये बच्चा ऑलरेडी ही काफी स्ट्रॉन्ग है और ये कोई और नहीं बल्कि ईरल है। फिर हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईरल अपनी मॉम के सामने शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो ये देखकर काफी हैरान हो रही होती है कि ये छोटा सा बच्चा डुअल स्लैश का इस्तेमाल कर सकता है और फिर भी इसके पास कोई भी स्किल नहीं है। ये सोचकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। ईरल अपनी मॉम से ये कहता है कि वो उनसे सारी की सारी शॉर्ट स्किल्स सीखना चाहता है, इससे पहले वो ब्रिस्किया जाए। और ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। क्या सच में? और उसे सिखाने के लिए मान जाती हैं। यानी कि ईरल प्रेजेंट में जिन स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है वो उसे उसकी मॉम ने सिखाई हैं। जिसके बाद ये ब्रिस्किया पहुंच जाते हैं, यानी कि द सिटी ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर काफी सारे स्वॉर्ड्समैन होते हैं और ईरल उन सभी को देखकर काफी हैरान हो रहा होता है। यहाँ तक कि वो इस बंदे के बारे में भी पता लगा लेता है कि ये बंदा भी एक स्वॉर्ड्समैन है और वो ये कहता है कि शायद मैं पकड़ा गया। ऐसे ही इन दोनों की बातें चलती रहती हैं। जिसके बाद ये बंदा यहाँ से चला जाता है। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे गिल्ड्स हैं जो कि सभी को अपनी तरफ बुला रहे हैं ताकि वो उनके गिल्ड में शामिल हो पाए। पर ईरल नाक की सीध में एकदम सीधा जा रहा होता है। पर जैसी एक लड़की उससे आकर टकराने वाली होती है तो ईरल उससे बच जाता है। वो लड़की उससे ये पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ पर पहली बार देखा है। अरे हाँ, मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और मैं किसी गिल्ड को ढूंढ रहा हूँ। ये सुनते ही वो लड़की काफी खुश हो जाती है और ईरल को अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए अलग अलग तरह के पैतरे आजमा रही होती है। पर ईरल उसे साफ मना कर देता है कि मैं किसी ऐसे गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकता जो काफी कमजोर हो। वैसे अगर तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो तुम मेरे साथ डेट पर भी जा सकते हो। चल बे इस साइड हो। और ये सुनते ही वो काफी शॉक्ड हो जाती है और उसे 440 वाट का झटका लगता है। ईरल यहाँ से निकलने का ट्राई कर रहा होता है पर ये लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब ईरल उससे ये पूछता है, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड कौन सा है? मेरे ख्याल से उसका नाम है ब्लैक सॉर्ड, जिसके अंदर काफी खतरनाक मेंबर्स हैं। ये सुनते ही ईरल उस गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। वो ये देखता है कि यहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी हुई है, यानी कि ये सारे के सारे बंदे उसी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अब ईरल की बारी आ जाती है। ये बंदा उससे पूछता है, बताओ बच्चे, तुम्हारी क्लास कौन सी है? मेरे पास कोई भी क्लास नहीं है, तो तुम इस गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर बस वही स्वॉर्ड्समैन आते हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसे ही वो अलग अलग गिल्ड्स में जाता है पर सारे के सारे गिल्ड्स उसे लेने से मना कर देते हैं क्योंकि उसके पास कोई भी स्किल नहीं है। वो बैठे हुए ये सोचता है कि लगता है मुझे अपनी मॉम के ही लेटर का इस्तेमाल करना होगा। पर तभी वो लड़की दोबारा से यहाँ पर आ जाती है और ईरल से ये कहती है, क्या अब तुम हमारे गिल्ड में शामिल होने के लिए तैयार हो? अरे यार, तुम तो पीछे ही पड़ गई, एक नंबर की चिपकू हो। वो उसे मनाने का काफी ट्राई कर रही होती है कि ईरल किसी भी तरीके से उसके गिल्ड में शामिल हो जाए। यहाँ तक कि वो उसके सामने सर को भी झुका लेती है पर ईरल यहाँ से गायब हो जाता है। वो फाइनली इस गिल्ड को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाता है। वो लड़की दोबारा से उसके सामने आ जाती है और उसे ये बताती है कि ये वही गिल्ड है जिसके बारे में वो बातें कर रही थी। ईरल ये सुनते ही काफी हैरान हो जाता है और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो वो उसकी बातें मान लेता है। अब ये लड़की उसे लेकर गिल्ड में आ जाती है जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बाटली पी रहा होता है और ये इस लड़की के डैड हैं। तुम ये किसे लेकर यहाँ पर आ गई हो? इसे लेकर यहाँ से चली जाओ। और ये बोलते ही वो यहाँ से चले जाते हैं। इन दोनों की बातों से एक और चीज क्लियर हो जाती है कि ये बंदा ही डुअल स्वॉर्ड्स किंग है। अब ईरल सारी की सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर देता है, यानी कि अब वो इस गिल्ड का मेंबर बन चुका है। पर जैसी ये लड़की उसके फॉर्म को देखती है तो यहाँ पर कोई भी क्लास मेंशन नहीं होती और वो ये पूछती है कि तुमने अपनी क्लास यहाँ पर क्यों नहीं लिखी? क्योंकि मैं क्लासलेस हूँ। ओ अच्छा, क्या सच में? इसे अब भी ईरल के ऊपर यकीन नहीं आता कि ये बंदा क्लासलेस है। और जैसे वो अपना आधार कार्ड दिखाता है जिसके ऊपर ये साफ साफ मेंशन होता है कि ये बंदा क्लासलेस है, तो इस लड़की को काफी गुस्सा आ जाता है और वो एक स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। मैं तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगी। मैं तुम्हारे पीछे बार बार घूम रही थी ताकि तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो, पर तुम तो क्लासलेस हो। और ये उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है और तभी यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और ये उसे देखते ही गले से लगा लेती है। पर ये लड़की ईरल को देखकर उसे पहचान जाती है। वो ये कहती है, क्या ये तुम हो? अरे कौन तुम? ये लड़की उसे बताती है कि 5 साल पहले वो और एरल एक साथ प्रैक्टिस किया करते थे। और एरल ये सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्या 5 साल पहले? वैसे 5 साल पहले मैंने एक लड़की के साथ ट्रेनिंग की थी जिसके बालों का कलर कुछ ऐसा ही था, पर तुम तो एक लड़की हो। अरे हाँ, मैं एक लड़की हूँ और मैंने अपने बालों को थोड़ा सा बढ़ा लिया है। अरे हाँ, देखकर लगता तो है कि बालों के साथ काफी कुछ बढ़ चुका है। ये सुनते ही वो थोड़ा सा ब्लश करती है और ईरल को दोबारा से डुएल के लिए चैलेंज कर देती है। अब ये दोनों एक दूसरे की आमने सामने खड़े होते हैं
और इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ये लड़की एरल पर दोबारा से डुअल स्लैश करती है तो एरल को ऐसा लगता है कि ये वही पुराना अटैक है जिसे वो काफी आराम से रोक सकता है। और जैसे ही वो इसे डॉज करता है तो इसके अंदर से 2 एक्स्ट्रा स्लैश बाहर निकलते हैं और एरल को लग जाते हैं। सच में ये कुछ नया था। वो एरल को अपनी स्वॉर्ड दिखाती है जो सच में काफी हैवी है। वो ये बताती है कि वो इसी स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करती है और तुम इस स्वॉर्ड को उठा नहीं पाओगे। एरल उसकी सारी बातों को काफी गौर से सुनता है। ओ अच्छा तो ये बात है, तो तुमने मुझे अपनी ताकत दिखा दी है, अब मेरी बारी है। ये सुनते ही वो दोबारा से एरल पर अटैक करती है पर वो उसके सामने से गायब हो जाता है और अचानक से उसके पीछे आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है कि तुमने ये कैसे किया। एरल उसे बताता है कि वो एक आफ्टर इमेज का इस्तेमाल कर रहा था और मैं तुमसे काफी आगे जा चुका हूँ तो तुम मुझे मार नहीं सकती। अब वो एक एक करके इसके सारे के सारे अटैक्स को काफी आराम से डॉज कर रहा होता है, जिसको देखकर ये काफी हैरान हो जाती है कि इसकी स्पीड सच में काफी तेज है। एरल भी उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक्स कर रहा होता है पर ये लड़की टस से मस नहीं होती और फाइट करते हुए ये अपने बारे में बताती है और इसका नाम है रेनर। वो ये नोटिस करता है कि इसकी जो डिवाइन प्रोटेक्शन है वो काफी ज्यादा सॉलिड है और वो इसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिससे रेनर एक ही झटके में हार जाती है। लिलिया भी उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गई थी। एरल उससे कहता है कि भले ही तुम मुझसे हार गई पर तुम पहले से काफी स्ट्रांग हो चुकी हो। ये सुनते ही रेनर यहाँ से भाग जाती है। अब पता नहीं इसे क्या हुआ। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एरल ने फाइनली इस गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है और लिलिया इससे काफी खुश हो रही होती है। एरल उसे ये पूछता है कि तुमने मुझसे पहले कहा था कि तुम्हारा गिल्ड पहले काफी स्ट्रांग था तो अब ये कमजोर क्यों हो चुका है। लिलिया उसे बताती है कि उनकी गिल्ड के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है, यहाँ तक कि वो ये भी कहती है कि हम इसे काफी आराम से उतार सकते हैं क्योंकि आज से कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एक मैच होने वाला है और अगर हम तीनों ने मिलकर ब्लैक स्वॉर्ड के 5 मेंबर्स को हरा दिया तो हमारा सारा का सारा कर्जा माफ हो जाएगा और हम उसे काफी आराम से उतार सकते हैं। तुम इसके बारे में चिंता मत करो, हम उन्हें काफी आसानी से हरा देंगे। शायद तुम नहीं जानते वो लोग हमसे काफी स्ट्रॉन्ग हैं। अरे यार तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसे ही लोगों से फाइट करना चाहता हूँ जो मुझसे काफी स्ट्रॉन्ग हो ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ। ये पियक्कड़ अंकल भी चुपके से इनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं और यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। अब एरल इस बात को सोचकर काफी खुश हो रहा होता है कि आखिरकार वो उसी गिल्ड में है जिसमें पहले उसकी माँ थी। इस तरफ लिलिया और रेनर बातें कर रहे होते हैं तभी एरल यहाँ पर आ जाता है और वो इन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करता है और साथ में ये बताता है कि कल रात उसे काफी अच्छी से नींद आई थी और वो एक बच्चे की तरह सो गया। लिलिया उन सभी को ये बताती है कि उनके गिल्ड में 3 मेंबर्स हो चुके हैं, यानी कि वो आगे आने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके लिए वो काफी खुश होती है। एरल उससे पूछता है कि इसमें पार्टिसिपेट करके हम इतने पैसे कमा सकते हैं कि हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। अरे हाँ, इसमें हमें काफी सारे पैसे मिलने वाले हैं जिससे हमारा सारा का सारा कर्जा माफ हो जाएगा, यानी कि एकदम नील बट्टा सन्नाटा। रेनर को इस बात की चिंता हो रही होती है कहीं उनका सामना ई रैंक के एडवेंचरर्स से न हो जाए, पर लिलिया उसे समझाती है कि वहाँ पर ई रैंक के एडवेंचरर्स काफी कम हैं और ज्यादातर बी रैंक के हैं और हमारे पास भी 2 बी रैंक के एडवेंचरर्स हैं तो हम उनका सामना काफी आराम से कर सकते हैं। ये सारी बातें बोलने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और एरल उससे कहता है कि तुम्हारी डिवाइन प्रोटेक्शन काफी ज्यादा है और मुझे भी काफी स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मेरी भी डिवाइन प्रोटेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। पर रेनर इस चीज के लिए मना कर रही होती है क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन गॉडेस की तरफ से दी जाती है और तुम उसे खुद ही बिल्ड नहीं कर पाओगे। पर एरल उसे समझाने का काफी ट्राई करता है कि मैं एक क्लासलेस हूँ और मैंने इतनी अच्छी स्वॉर्ड चलाना पहले ही सीख लिया है तो मैं इसे भी बिल्ड कर सकता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो, और वो इसके लिए मान जाती है। अब एरल उससे कहता है तुम्हारे पास जो हैवी स्वॉर्ड है तुम्हें मुझे उससे हिट करना है और रेनर को ऐसा लग रहा होता है कि ये काफी अजीब है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल चल रहे होते हैं और वो इसके लिए साफ मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। जिसके बाद ये दोनों प्रैक्टिस करने के लिए आ जाते हैं और एरल इसकी स्वॉर्ड को काफी आराम से स्विंग कर रहा होता है। रेनर ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये स्वॉर्ड सच में काफी हैवी है। अब एरल उसकी स्वॉर्ड को वापस कर देता है और उससे ये कहता है कि चलो अब शुरू हो जाओ और वो अपने काम पर लग जाती है। तभी अचानक से लायला यहाँ पर भागती हुई आती है और इन सभी को ये बताती है कि उन सभी की फाइट ब्लैक ब्लेड से होने वाली है जिसके अंदर सारे के सारे ए रैंक के मेंबर्स हैं। और ये सुनने के बाद वो दोनों भी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ब्लैक ब्लेड काफी खतरनाक लोग हैं। रेनर जिसे हम आगे चलकर रायना कहने वाले हैं उसकी ये सुनते ही काफी ज्यादा फट जाती है। तुम सच में मजाक कर रही हो ना? अरे नहीं, ये कुछ भी मजाक नहीं है, मैं एकदम सच बोल रही हूँ, पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम उन्हें हरा देंगे। पीछे हम एरल को देखते हैं जिसकी हालत काफी गंदी हो चुकी है और लिलिया को ऐसा लगता है कि रायना उसकी काफी गंदी बैंड बजा रही है। अब यहीं से हमारी कहानी शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये टूर्नामेंट होने वाला है। यहाँ पर काफी सारे स्वॉर्ड्समैन इकट्ठे हो चुके हैं और ये सारी बातें कर रहे होते हैं
कि आज का ये मैच पुराने गिल्ड और आज के न्यू गिल्ड के बीच में होने वाला है, यानी कि ड्रैगन फैंग और आज के ब्लैक ब्लेड के बीच में। इसी बीच हम दो छपरियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर बैट लगा रहे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि आज कौन जीतेगा? अरे वही ब्लैक ब्लेड, क्योंकि वो ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। लिलिया को ये सुनते ही काफी गुस्सा आ जाता है और वो इनके ऊपर गुस्सा करने वाली होती है, पर वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है और ईरल पर काफी गुस्सा करती है। लगता है ये लड़की पागल हो चुकी है, ये मेरे पीछे क्यों है? लिलिया यहाँ पर बैट लगाने का ट्राई कर रही होती है ताकि वो भी यहाँ से मोटे पैसे कमा सके, पर तभी अचानक से यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो इन सभी को देखकर ये कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो? और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ब्लैक गिल्ड का मास्टर है जिसका नाम है जॉर्ज। लिलिया को उसकी बातें सुनते ही काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर काफी गुस्से से बातें कर रही होती है। अभी ओए तुम यहाँ से निकल जाओ और हम तुम्हें हराने वाले हैं, तो जाओ यहाँ से। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम आ जाते हैं बैटल एरिना में जहाँ पर ये मैच स्टार्ट होने वाला है और ईरल मैदान में आ जाता है। और जैसे सभी को ये पता लगता है कि ईरल क्लासलेस है तो सारे लोग ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने एक काफी खतरनाक अपोनेंट खड़ा हुआ है जिसको हराना काफी मुश्किल है। ये बंदा जो ईरल के सामने खड़ा हुआ होता है वो एक ए रैंक का एडवेंचरर है और वो काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रहा हूँ, अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो तुम भाग सकते हो, वरना मैं तुम्हारी काफी गंदी तरह से चटनी बनाने वाला हूँ। ईरल उसकी बातों को काफी गौर से सुन रहा होता है, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जैसे ही ये मैच स्टार्ट होता है तो ये बंदा अपनी शॉट को ईरल की छाती के आर पार कर देता है और काफी खुश हो रहा होता है। पर तभी ईरल उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है, यानी कि ये एक आफ्टर इमेज थी। ये बंदा उसे हिट करने का बार बार ट्राई कर रहा होता है, पर ईरल उससे काफी आराम से बच जाता है। और तभी वो ये देखता है कि उसके सामने दो शैडोज हैं, पर तभी वो ये देखता है कि उसके पीछे एक और शैडो है और ये देखकर उसकी काफी ज्यादा फट जाती है कि ये बंदा तीन शैडोज को कैसे बना सकता है। ये इन तीनों ही इमेजेस को काटने का ट्राई करता है, पर इनमें से कोई भी रियल ईरल नहीं होता। वो अचानक से ही इसके पीछे आ जाता है और एक ही झटके में इसे नॉकआउट कर देता है और इसे इस बात पर बिलीव नहीं होता कि ईरल ने ऐसा कैसे किया, यानी कि उसने 3 शैडोज कैसे बनाई। और तभी ये अनाउंसमेंट होती है कि ड्रैगन फैंग की तरफ से ईरल इस मैच को जीत चुका है। और ये सुनते ही सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये बंदा एक क्लासलेस है और इसने इतने खतरनाक ओपोनेंट को काफी आराम से हरा दिया। पर यहाँ पर बैठे हुए किसी भी बंदे को इस बात पर यकीन नहीं आता कि ईरल एक क्लासलेस है। और तभी इस मैच को बीच में रोक दिया जाता है और सभी को ईरल का कार्ड दिखाया जाता है जिसके ऊपर ये साफ साफ मेंशन था कि ईरल एक क्लासलेस है और सारे बंदे इसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ए रैंक के अलग अलग बंदे आते हैं और ईरल उन सभी को काफी आराम से मार रहा होता है। ये दोनों भी उसे देखकर काफी हैरान हो जाती हैं कि ईरल सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और उसके सामने शायद से ही कोई टिक पाएगा। लिलिया इस बात से काफी खुश है कि ईरल ने ब्लैक ब्लेड के 3 बंदों को हरा दिया है और अब बस 2 और बंदे बाकी हैं और वही कहती है कि बस 2 और। तभी ब्लैक ब्लेड की तरफ से चौथा बंदा भी मैदान में आ जाता है और वो ईरल के ऊपर बार बार अटैक्स कर रहा होता है और ये बंदा दिखने में काफी स्ट्रॉन्ग है। अरे ओए बच्चे, ज्यादा बचने का ट्राई मत करो क्योंकि तुम हारने वाले हो। इस बंदे को इस बात के ऊपर भी यकीन नहीं होता कि ईरल एक क्लासलेस है, क्योंकि वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और उसे हराना इतना भी आसान नहीं है। और इसके बाद वो ईरल के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करता है, पर ईरल उसके सारे अटैक्स को काफी आराम से डॉज कर रहा होता है। पर वो इसके अटैक से काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि ये बंदा भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये बंदा जैसे ही ईरल पर अटैक करता है तो ईरल उसकी स्किल को कॉपी कर लेता है और उल्टा ही उसके ऊपर इस्तेमाल करता है, जिसको देखकर ये बंदा भी काफी हैरान हो जाता है कि तुम इतनी जल्दी इस स्किल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, तुमने तो ये अभी अभी देखी है। जिसके बाद ईरल इसकी शील्ड को उठा लेता है और यहाँ तक कि इसके सारे के सारे मूव्स और अटैक्स को कॉपी करना शुरू कर देता है। आखिर में वो इस बंदे के मूव्स को अपने अटैक्स के साथ कंबाइन करके इस बंदे को भी काफी आराम से नॉकआउट कर देता है। और अब बारी आ चुकी है मैदान में 5वें बंदे के साथ फाइट करने की। एक समुराई लग रहा होता है जिसके पास एक कटाना भी है। ईरल ये सोचता है अगर वो इसके ज्यादा पास गया तो वो इसे हार्म भी कर सकता है। और लिलिया ये कहती है कि हमें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारा ईरल उसे हरा देगा, बस उसे चीयर करो। अरे ओए बच्चे, क्या तुम मुझसे हारने के लिए तैयार हो? अरे अंकल, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने शुरू किया है। जिसके बाद ईरल अपनी पोजीशन को ले लेता है। मैं ये बात जानता हूँ कि तुम मुझसे डिस्टेंस बना रहे हो ताकि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक ना कर पाऊँ। तुम सच में काफी चालाक हो। अगली पल ये ईरल के ऊपर कटाना से अटैक करता है
है और इसको देखकर ऐसा लगता है कि उसने एरल की गर्दन को उड़ा दिया है, पर एरल उसके सामने से गायब हो जाता है और अचानक से ही उसके पीछे आ जाता है। सच में ये इम्पॉसिबल है, ये बच्चा अभी मेरे सामने था। इसी मौके का फायदा उठाकर एरल उसके ऊपर मल्टीपल स्ट्राइक्स करता है, जिससे ये बंदा आराम से नॉकआउट हो जाता है। रायना और बाकी सब ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा करना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद ये अनाउंसमेंट होती है कि फाइनली एरल इस फाइट को जीत चुका है और यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्लैक ब्लेड के ऊपर काफी पैसे लगाए होते हैं और वो सारे के सारे पैसे डूब चुके हैं। लिलिया और रायना भी काफी खुश हो जाती है। अब लिलिया भागते हुए उसके पास आती है और जैसे वो उसे हक करने वाली होती है तो एरल सामने से हट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे अंदर अपनी बहन नजर आती है तो मैं तुमसे दूर रहता हूँ। रायना भी उसे हक करने के लिए यहाँ पर आ जाती है और एरल उससे कहता है कि मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ, पर तुम्हें ये आर्मर हटाना होगा ताकि मुझे भी कुछ फील हो। जॉर्ज को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है कि मैं इस क्लासलेस बच्चे को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं इससे बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद ये सारे एक साथ बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी अभी एक मैच को जीता है। और यहाँ पर लिलिया सच में ड्रिंक कर रही होती है। एरल उसे पूछता है, क्या तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो कि तुम ड्रिंक कर पाओ? अरे हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं काफी बड़ी हो चुकी हूँ। लेकिन भाई रायना आराम से बैठी हुई जूस पी रही होती है, पर लिलिया बार बार एरल को परेशान कर रही होती है। प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। अरे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैंने तुमसे पहले ही मना कर दिया है। लेकिन अब भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसे बार बार परेशान कर रही होती है। एरल उसे साफ मना कर देता है कि उसे ऐसी लड़कियाँ पसंद नहीं है, उसे तो बस वो लड़कियाँ पसंद आती हैं जो कि रायना की जैसी हो। और वो ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाती है। क्या मैं? रायना उससे पूछती है कि मेरे पास ऐसा क्या है कि तुम मुझे पसंद करते हो? तुम्हारे पास ऐसा काफी कुछ है जो कि बाकियों में नहीं है। लिलिया ये सुनते ही थोड़ी सी परेशान हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की को अपने सामान का सही से इस्तेमाल करना नहीं आता। तभी लिलिया के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो एरल के काफी पास आकर उसे मसाज देने का ट्राई करती है, जिसको देखकर रायना काफी गुस्सा हो जाती है। तुम ये क्या कर रही हो? मैं इसे कुछ भी करूँ तुम्हें उससे क्या मतलब? वैसे मुझे तुमसे मसाज नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं रायना से मसाज ले लूं। अब अगली सीन में रायना उसे काफी बुरी तरीके से मार रही होती है और उसकी हालत काफी खराब कर देती है। जिसके बाद लिलिया अपने डैड को लेकर यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहते हैं कि मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि तुम हार जाओगे। पर लिलिया उन्हें बताती है कि वो सारे जीत चुके हैं, वो भी ब्लैक ब्लेड से। और वो ये सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। मुझे इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने ब्लैक ब्लेड्स को हरा दिया, शायद उन्होंने तुम्हारे सामने बच्चे भेजे होंगे। लिलिया उनसे कहती है कि वो सारे के सारे लोग एक ग्रेड के थे। जिसके बाद वो नीचे एरल के पास आ जाते हैं। लिलिया उन्हें बताती है कि वो सारे काफी जल्दी अपने गिल्ड को वापस ले सकते हैं, क्योंकि एरल उनके साथ है। पर वो ये कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, एरल को काफी जल्दी बड़े बड़े गिल्ड से ऑफर आने वाले हैं और मुझे जहाँ तक लगता है ये उनके साथ चला जाएगा। वैसे मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो कि अपने गिल्ड को छोड़कर यहाँ से चला जाएगा, और वैसे भी आपको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके गिल्ड के साथ क्या हो रहा है। जिससे वो काफी गुस्से में आ जाते हैं और एरल को पकड़ लेते हैं। आखिरकार तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? तुम ये सारा कुछ नहीं जानते कि मैंने क्या क्या सहा है। मैं बस आपसे यही चाहता हूँ कि आप मुझे वो सारा कुछ बताएं और दोबारा से अपने गिल्ड में वापस आ जाएं और सही से काम करें। लिलिया के डैड काफी गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं और लिलिया एरल से कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर काफी प्राउड है और मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी बातें मेरे डैड के दिल में घर कर जाएंगी। वैसे मुझे भी ऐसा ही लगता है और मुझे अभी इस इंसान से काफी कुछ सीखना है। अब लिलिया उससे कहती है अगर तुम अपनी स्किल को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना चाहते हो तो तुम्हें डंजन में जाना चाहिए। वो ये कहता है कि ये डंजन क्या होती है और लिलिया उसे समझाती है कि वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं जो तुमसे काफी स्ट्रॉन्ग होंगे और जब तुम उनका सामना करोगे तो तुम पहले से काफी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और वो इस चीज के लिए मान जाता है। लिलिया उसे एक फॉर्म देती है पर एरल उसे फाड़ देता है। रायना उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? अबे ओए, इसने मुझे मैरिज प्रपोजल का फॉर्म दिया था ताकि मैं उसके ऊपर साइन कर दूं। लिलिया उसे कहती है कि ये तो बस मजाक था। अच्छा मजाक, तो ये ले, ये रहा मजाक। अब अगले सीन में हम ब्लैक ब्लेड के लीडर को देखते हैं जो एक बंदे से बात कर रहा होता है और ये सारे उन्हीं बच्चों के बारे में बातें कर रहे हैं। वो ये कहता है कि कल ये सारे एक डंजन में जाने वाले हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कल वापस लौट कर न आए। अब अगली सुबह जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो ये देखता है कि लिलिया उसके सामने बैठी हुई है और वो ये कहती है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हें उठाने के लिए आई थी। और एरल उसे बांधकर यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद ये सारे एडवेंचरर गिल्ड में आ जाते हैं और लिलिया उसे सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है कि यहाँ पर सभी के रैंक डिसाइड किए जाते हैं और उसी के हिसाब से उसे डंजन में टेलीपोर्ट किया जाता है। वो ये भी कहती है कि वो और रायना दोनों ही अलग अलग फ्लोर्स पर हैं। एरल ये कहता है कि मैं भी उसी फ्लोर पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर रायना है, पर लिलिया उसे मना कर देती है कि ऐसा नहीं होता और वो उसके साथ चिपक कर जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर एरल उसे कहता है कि रायना भी हमारे साथ जाएगी।
जैसे ये सारे डंजन में आते हैं तो उनके सामने दो गार्ड्स आ जाते हैं और इरल उन्हें मारने का ट्राई करता है, पर ये सारे मरते नहीं हैं। रायना उसे बताती है कि ये सारे एक रोबोट के जैसे हैं, अगर तुम इन्हें मार भी दोगे तब भी ये चलते रहेंगे। इरल उसे कहता है तो चलो फिर मैं इनके पैर ही काट देता हूँ, जिसके बाद वो इसके पैरों को काट देता है और वो चल नहीं पाता। लिलिया और रायना ने भी अपना काम काफी अच्छे से कर लिया है। लिलिया काफी थक जाती है। हाँ शू, चलो मैंने इसे मार ही दिया। जब ये सारी बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से यहाँ पर एक बंदा आता है और वो ये कहता है कि प्लीज मेरी जान बचा लो, मैं फंस चुका हूँ। ये सारे उसके पास जाते हैं और उससे ये पता करते हैं कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है, और वो ये बताता है कि मैं गलती से एक रूम में फंस गया था जहाँ पर एक काफी गंदा ट्रैप था और इसीलिए मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ। ये उन सभी से कहता है कि वो सारे इसकी हेल्प करें क्योंकि अब भी इसके दोस्त वहाँ पर फंसे हुए हैं, पर वो ये कहते हैं इसमें हमारा क्या फायदा। क्या फायदा? तुम अब भी इसमें फायदा ढूंढ रहे हो, प्लीज हमारी हेल्प कर दो। और भाई ये कोई और नहीं बल्कि लिलिया होती है जो कि अपने फायदे की बात कर रही होती है। अगर मेरा इसमें फायदा है तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, वरना निकलो यहाँ से। ये बंदा उसे कन्विंस करने की काफी ट्राई करता है पर लिलिया उसकी बातें नहीं मानती। फिर थक हार कर वो लिलिया को काफी सारे पैसे दे देता है, पर इरल को ऐसा लगता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है और दाल में पक्का कुछ न कुछ तो काला है। इस बंदे को चलते हुए देख इरल ये सोचता है अगर इतना मेरा ब्लड गिरा होता तो शायद से मैं भी सही से चल नहीं पाता, पर ये तो काफी अच्छी से मूव कर रहा है। ये सारे उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ जाते हैं। अब ये बंदा इस गेट को ओपन करता है जहाँ पर एक सिक्का पड़ा हुआ होता है और साथ में काफी सारा ब्लड भी। वो ये पूछते हैं तुम्हारे दोस्त कहाँ पर हैं? लिलिया जैसे ही इस कॉइन को उठाती है तो ये सारे टेलीपोर्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये बंदा काफी इविल स्माइल करता है, ये सारी हमारी एक चाल थी और तुम इसके अंदर फंस चुके हो। पर इस जगह पर एक काफी बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि ये बंदा भी उन्हीं के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है। जैसे ये सारे टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आते हैं तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये जगह उन सभी के लिए काफी न्यू है और लिलिया ने भी आज से पहले ऐसी जगह कभी भी नहीं देखी, न ही रायना ने। लिलिया इस बंदे के ऊपर बरसनी शुरू हो जाती है और वो भी काफी पागलों की तरह बैठा होता है, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इन सभी के सामने एक अजीब सी चीज अपीयर हो जाती है और ये काफी हाई लेवल का स्वॉर्ड गॉड है। जैसे ये बंदा स्लैश करता है तो ये सारे नीचे झुक जाते हैं, पर इससे दीवार भी कट जाती है। यानी कि ये स्वॉर्ड गॉड काफी खतरनाक है जो कि किसी को भी काफी आराम से मार सकता है। एरल उसे देखकर ये सोचता है कि चलो इससे फाइट करने में काफी मजा आने वाला है और वो उसके साथ भिड़ जाता है और उसे बराबर की टक्कर दे रहा होता है। पर तभी हम ये देखते हैं कि ये स्वॉर्ड गॉड एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे यहाँ पर खड़े हुए सारे के सारे लोग जमीन पर बैठ जाते हैं, पर एरल अब भी उसके सामने टस से मस नहीं होता और वो ज्यों का त्यों खड़ा होता है। फिर हमें एरल का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ इसी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसकी मॉम उसे काफी हार्ड ट्रेनिंग दे रही होती है और वो ये बताती है कि ये एक ऐसी स्किल है जिससे तुम अपने ओपोनेंट को फ्रीज कर सकते हो, पर तुम्हें फ्रीज नहीं होना है और तुम्हें ये हिम्मत रखनी है कि तुम्हें खड़े रहना है। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर एरल इस स्वॉर्ड गॉड के ऊपर एक काफी जोरदार अटैक करता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। ये सारे इस चीज को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि एरल ने ये कैसे किया। वो बंदा ये सोचता है कि आखिरकार ये इंसान कौन है। एरल उन सभी से कहता है कि मेरे लिए ये सारा कुछ करना काफी आसान था और वैसे मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि मेरी मॉम ही स्वॉर्ड प्रिंसेस है। ये सुनते ही वो सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। वैसे मुझे ज्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था। ये सारे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, यानी कि एक गेट जिससे ये यहाँ से बाहर जा सकते हैं, पर ये बंदा यहाँ से जाने से मना कर रहा होता है। लिलिया उससे कहती है कि तुम भी हमारे साथ आ सकते हो, पर मैंने तो तुम्हें फंसाया था तो मैं यहाँ से कैसे जाऊँ, वो भी तुम्हारे साथ। ऐसी कोई भी बात नहीं है। एरल को यहाँ पर काफी मजा आया तो तुम भी हमारे साथ चलो। बाहर ये सारे छपरी बात कर रहे थे कि उन्होंने उन तीनों को काफी आराम से फंसा दिया और साथ में अपने एक बंदे को भी, और ये सारी बातें लिलिया के डैड भी सुन लेते हैं। तभी यहाँ पर ब्लैक ब्लेड का लीडर आ जाता है और वो ये कहता है कि मुझे ये बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि तुम्हारे सारे के सारे बच्चे डंजन में गए थे और शायद से वो सारे मारे भी गए। इससे वो काफी गुस्सा हो जाते हैं। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुमने मेरा पहले ही एक हाथ ले लिया, क्या तुम अब भी शांत नहीं हो। तभी अचानक से वो सारे बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं और काफी खुश होते हैं जैसे उन्हें काफी मजा आया हो। लिलिया के डैड उसे देखते ही गले से लगा लेते हैं और जैसे लिलिया ब्लैक ब्लेड के लीडर को यहाँ पर देखती है तो वो ये कहती है कि मैं इस बारे में काफी अच्छे से जानती हूँ कि ये सारा कुछ तुमने ही किया था तो हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी बंदा काफी गुस्से में अपने रूम में आ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है, वो बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है कि वो किसी को भी डिफीट कर पा रहा है, आखिरकार वो कौन है। तभी पीछे एक शॉर्ट से आवाज आती है कि तुम जो भी चाहती हो वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, तो आओ मुझे अपनाओ।
और वो सारा कुछ पालो जो तुम चाहते हो। लिलिया एक फॉर्म को देखकर काफी परेशान हो रही होती है क्योंकि स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट का फॉर्म आउट हो चुका है और इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन से नाम इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ये सारे ही नाम काफी बड़े होते हैं जिससे वो काफी परेशान होती है। तभी एरल भी यहाँ पर आ जाता है और रायना उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये टूर्नामेंट और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लिलिया उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा स्वॉर्ड गॉड बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। एरल कहता है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ही आगे जाएगा। अरे ओ ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो या डिमोटिवेट। रायना प्रे करना शुरू करती है। एरल उससे पूछता है क्या तुम अपने डैड को याद कर रही हो, और वो अपने डैड को याद करते हुए काफी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती है और साथ में एरल के ऊपर भी गुस्सा हो जाती है। तुम ये क्या बातें कर रहे हो, मुझे प्रे करने दो। लिलिया सारी की सारी जिम्मेदारियाँ एरल के ऊपर डाल देती है और वो ये कहती है कि जब भी हम मुसीबत में होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमारी हेल्प करने के लिए आ जाओगे। तभी उसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें भी काफी स्ट्रॉन्ग बनना होगा और स्ट्रॉन्ग बनने के साथ साथ जब तुम्हारे सामने मुसीबतें आएंगी जिनका तुम सामना नहीं कर सकती तो तुम्हें वहाँ से भाग जाना है। लिलिया के जाते ही एरल और उसके डैड बातें कर रहे होते हैं। उसके डैड ये कहते हैं कि मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं काफी लेट हो चुका हूँ पर मैं अब भी शुरू कर सकता हूँ। यहीं से हमारी कहानी चेंज हो जाती है और स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो चुका है जहाँ पर हमें काफी सारी फाइट्स दिखाई जाती हैं, यानी कि शुरू में ही फाइट स्टार्ट हो चुकी है। इसी बीच हमें लिलिया का भी मैच दिखाया जाता है जो कि इस बंदे से काफी ज्यादा डर रही होती है और वो इससे हार जाती है और इसीलिए वो काफी उदास भी है। एरल उसके पास आकर उसका मजाक बनाने का ट्राई करता है पर लिलिया उसके ऊपर ही गुस्सा हो जाती है और वो उसे समझाती है कि अब बस एक ही मैच बाकी है और तुम उसे हराकर फाइनल में जा सकते हो। फिर हम उसकी ओपोनेंट को देखते हैं और एरल ये सोचता है कि मैंने उस नाइट को काफी आराम से हरा दिया था पर मैं इसके बारे में नहीं जानता कि इसके पास कौन सी स्किल है। अगली सीन में ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और ये लड़की एरल से ये कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ कि तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है, तो अगर तुम हार जाते हो तो बाद में कोई भी बहाना मत बनाना। अभी मैच स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर ये लड़की एरल के ऊपर काफी सारी फायर बॉल से अटैक करती है पर एरल उसके सारे अटैक्स को काफी आराम से डॉच कर रहा होता है और वो उसके ऊपर अपनी शॉट से भी अटैक करता है पर ये लड़की उस अटैक को काफी आराम से काउंटर कर लेती है। ये लड़की इस बात को लेकर काफी घमंड में होती है कि एरल उसे कभी भी हरा नहीं सकता क्योंकि उसके पास कोई भी स्किल नहीं है। एरल ये सोचता है कि इससे लड़ना काफी मुश्किल हो सकता है, चाहे वो क्लोज कॉम्बैट हो या फिर लॉन्ग रेंज। अब ये लड़की काफी गुस्से में आ जाती है और अपनी स्वॉर्ड को पूरी तरह से फायर में कन्वर्ट कर देती है और एरल के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक्स कर रही होती है और इन अटैक्स की इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी तो इसको ऐसा लगता है कि वो एरल से काफी आराम से जीत सकती है। पर कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि एरल एक जगह पर खड़े हुए उसके सारे के सारे अटैक्स को काफी आराम से काउंटर कर रहा होता है और उसके ऊपर एक भी अटैक टच नहीं होता। इससे वो लड़की काफी गुस्से में आ जाती है, तुम मेरी ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते। तभी एरल उसके ऊपर डबल स्लैश करता है और अचानक से उसके पीछे आ जाता है और एक ही झटके में उसे नॉक आउट कर देता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिलिया अपने डैड को उठाने का ट्राई कर रही होती है ताकि वो फाइनल का मैच देखने के लिए जा सके पर वो जाने से मना कर रहे होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जॉर्ज से काफी डर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बस मन नहीं है और इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन वो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए मना लेती है और ये दोनों ही हंसते हुए आगे जा रहे होते हैं। इस तरफ रायना इस टूर्नामेंट को लेकर काफी नर्वस होती है। तभी एरल उसके पास आता है और उसे समझाने का ट्राई करता है पर वो ये कहती है कि ये वाला टूर्नामेंट इस सिटी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है तो नर्वस होना जाहिर सी बात है। तभी अचानक से ये अनाउंसमेंट होती है कि अगला मैच स्टार्ट होने वाला है और ये मैच जॉर्ज और एरल के बीच में है। रायना भी उसे जाते हुए ऑल द बेस्ट कहती है जिसके बाद एरल मैदान में आ जाता है पर ये सारे लोग जॉर्ज को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो दिखने में काफी अजीब लग रहा होता है। तभी लिलिया के डैड उसकी स्वॉर्ड को नोटिस करते हैं और वो एरल को पहले ही वार्न कर देते हैं कि ये एक तरह की डीमन स्वॉर्ड है तो तुम्हें इससे बचकर रहना होगा। अरे वाह, तुम्हारी नजरें तो काफी पारखी हैं, तुमने इसे काफी जल्दी पहचान लिया। लिलिया के डैड ये सारी कहानी सुनाते हैं कि पहले इस स्वॉर्ड को डीमंस को मारने के लिए बनाया गया था लेकिन बाद में ये स्वॉर्ड अपने आप ही डीमन बन गई और इसे जंजीरों से बांध कर रखा गया था। वो स्वॉर्ड ये कहती है अब मैं आजाद हो चुकी हूँ तो मुझे उन सभी से बदला लेना है जिसने मेरे साथ ऐसा किया और जॉर्ज ने मुझे आजाद करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो मैं इसके साथ हूँ। जैसे जॉर्ज इन सभी को इस स्वॉर्ड का नाम बताता है तो सारे लोग ये सुनते ही काफी चौंक जाते हैं और यहाँ पर बैठे हुए सारे के सारे लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और पूरे एरिना में भगदड़ मच जाती है। ये देखकर स्वॉर्ड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है जिससे वो चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर देती है और सारे लोग इस बैरियर में ट्रैप हो जाते हैं। इस स्वॉर्ड को सभी को परेशान करने में काफी मजा आ रहा होता है। फिर हम एरल को देखते हैं जो कि अब भी इसके सामने टस से मस नहीं हुआ है लेकिन फाइट करने से पहले ही ये
दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं। जॉर्ज ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि स्वॉर्ड गॉड जैसा कोई होता भी है? ऐसा आजकल कोई भी नहीं है, ये सारी बस अफवाहें हैं और आज के टाइम में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे डिफीट कर पाए। एरल उसे कहता है कि मैं तुम्हें काफी सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ कि स्वॉर्ड गॉड अब भी जिंदा है और वो मेरी मॉम है। वैसे मैं एक स्वॉर्ड गॉड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें काफी आराम से खत्म कर सकता हूँ। जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और एरल की स्पीड सच में काफी ज्यादा होती है। जॉर्ज को ऐसा लगता है कि ये तो स्वॉर्ड गॉड की तरह ही फाइट कर रहा है, पर इससे भी उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगली पल वो एरल के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और इसको देखकर ऐसा लगता है कि एरल सच में हार चुका है और जॉर्ज काफी इविल तरह से स्माइल करता है। शायद से तुम हार चुके हो और तुम्हारा कहना सब कुछ बेकार था। जॉर्ज की ये देखकर काफी ज्यादा फट जाती है कि एरल को इससे एक भी खरोंच नहीं आती और वो काफी गुस्से में आकर एरल पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक्स करना शुरू करता है। लेकिन एरल उसके सारे अटैक्स को काफी आराम से डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद वो जॉर्ज के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जिससे जॉर्ज की हालत काफी खराब हो जाती है। ये तो सच में स्वॉर्ड गॉड की तरह फाइट कर रहा है, इसकी स्किल्स तो काफी कमाल की है। जॉर्ज के कुछ करने से पहले ही एरल उसे हरा देता है। यहाँ पर खड़े हुए सारे लोग एरल को चीयर अप कर रहे होते हैं कि उसने काफी आसानी से इस डीमन को हरा दिया, पर अब ये स्वॉर्ड हार नहीं मानती और वो स्टेडियम में किसी ऐसे को ढूंढ रही होती है जो कि उसकी पावर्स का सही से इस्तेमाल कर पाए और उसे वो इंसान मिल जाता है जो है लिलिया के डैड। अब ये स्वॉर्ड रोएना के ऊपर अटैक कर देती है और जैसे एरल उसे बचाने के लिए सामने आता है तो ये स्वॉर्ड लिलिया के डैड को अपने कब्जे में कर लेती है। एरल ये समझ जाता है कि इंसान को हराने से कुछ भी नहीं होगा, उसे स्वॉर्ड को ही डिस्ट्रॉय करना होगा। अब ये स्वॉर्ड एरल से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और वो ये कहती है, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हारी वाइफ को जॉन से मार दूंगा। अबे ओए, ये उसकी वाइफ नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये स्वॉर्ड भी घन चक्कर है। अब इस स्वॉर्ड के पास लिलिया के डैड की मेमोरीज होती हैं, तो उसे ऐसा लग रहा होता है कि लिलिया उसकी वाइफ है। लिलिया को भी ये सारा कुछ देखकर ठंडे पसीने आ रहे होते हैं और वो इस बात से काफी डर रही होती है जो कि एरल ने बोली है। वो ये कहता है, तो चलो फिर मैं तुम दोनों को ही जान से मार देता हूँ। अबे ओए, क्या कर रहा है ये? स्वॉर्ड कहती है, क्या तुम पागल हो जो अपनी वाइफ को ही जान से मारना चाहते हो? और इस तरफ लिलिया की फटकर चार हो जाती है और वो एरल से सारी माफिया मांग रही होती है जो भी उसने पहले किया था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मैंने तुमसे जो भी कहा था वो सारा कुछ झूठ था, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। ये बच्ची कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही है, क्या मैं इसे जान से मार दूं? लिलिया के डैड अपने हाथ पर कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं जिससे उनकी ये पकड़ ढीली हो जाती है और लिलिया इससे बच जाती है। एरल को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसके डैड इस स्वॉर्ड से अंदर ही अंदर फाइट कर रहे हैं। मैं तुमसे इतनी जल्दी हार नहीं सकता, मुझे अभी ही अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता लगा है, तो मैं इनसे मुंह नहीं मोड़ सकता। ये बोलते ही वो इस स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंकते हैं और वो भी अपनी टेक्निक से इस स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है, यानी कि इसका काम 25 हो जाता है और ये स्वॉर्ड पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस स्वॉर्ड के खत्म होते ही यहाँ पर लगा हुआ सारा का सारा बैरियर भी खत्म हो जाता है और सारे लोग काफी खुश हैं कि एरल ने उस डीमन को और साथ में उस स्वॉर्ड को हरा दिया है। अब अगली सीन में हम ड्रैगन फैंग के लीडर रॉड को देखते हैं जो कि काफी सारे बंदों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, क्योंकि जब से एरल ने जॉर्ज को हराया है तो इस वाले गिल्ड की रेपुटेशन पहले के मुकाबले काफी गुना बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर काफी सारे बंदों ने एडमिशन ले लिया है, तो रॉड उन्हीं को ही ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। जिसके बाद हमें ये पता लगता है कि एरल अपने गाँव वापस लौट चुका है, यानी कि उसने गिल्ड को छोड़ दिया है और रेनर भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर चली गई है, पर उसने गिल्ड को छोड़ा है या फिर नहीं ये अभी क्लियर नहीं है। जिसके बाद हमें एरल को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो इस बात को चेक करना चाहता है कि वो पहले से कितना स्ट्रांग बन चुका है और ये दोनों ही एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। और एरल भी अपनी मॉम को हराने में सफल हो चुका है जो कि एक स्वॉर्ड प्रिंसेस है, यानी कि अब वो पहले के मुकाबले काफी स्ट्रांग बन चुका है और स्वॉर्ड प्रिंसेस से भी काफी स्ट्रांग हो गया है। रेनर भी उसे ढूंढते ढूंढते एरल के घर पर आ जाती है, पर वो और उसकी मॉम बाहर गए हुए होते हैं, तो उसकी मुलाकात उसकी छोटी बहन से होती है। मेरे भाई यहाँ पर नहीं है और तुम यहाँ से चली जाओ, जल्दी जाओ। जब ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं तभी एरल और उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती हैं। एरल उसे अंदर के लिए इनवाइट करता है और अंदर आने के बाद रेनर उससे पूछती है कि उसने गिल्ड को छोड़ा क्यों। एरल उसे बताता है कि मैंने सारी स्किल्स सीख ली हैं और अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पर कुछ है जो कि मैं सीख पाऊंगा। एरल की मॉम रेनर से ये पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और वो कौन है। वैसे हम दोनों एक ही गिल्ड में थे और मैं ये जानती हूँ कि आप काफी स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या मैं आपकी डिसाइपल बन सकती हूँ ताकि मैं भी काफी स्ट्रांग हो पाऊं।
हो पाऊं। अगले पल रीनर के डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो यहाँ पर इसलिए आए थे ताकि वो एरल की मॉम से हेल्प मांग सके, क्योंकि जब एरल और उसकी मॉम प्रैक्टिस कर रहे थे तो उससे काफी खतरनाक शॉक वेव्स बाहर निकल रही थी, जिससे पूरा गांव डर जाता है। और इसके डैड को भी ऐसा लगा था कि यहाँ पर कोई जंगली जानवर आ चुका है जो कि काफी खतरनाक है। पर जैसे वो अपनी बेटी को यहाँ पर देखते हैं, वो ये पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये छोटी बच्ची यहाँ पर इसलिए आई है ताकि मैं इसे काफी कुछ सिखा सकूं। इवांस भी ये सारा कुछ देखकर काफी खुश होता है कि उसकी बेटी बड़ी हो चुकी है, यानी कि शादी के लायक। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और एरल अपने डैड के पास आ जाता है और वो ये कहता है कि मैंने आज की शॉर्ट प्रैक्टिस में अपनी मॉम को हरा दिया, और जैसे कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे मैजिक सिखाओगे, तो चलो मैजिक सीखते हैं। पर उसके डैड उसे साफ मना कर देते हैं कि मैजिक सीखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। रेनर भी एरल की मॉम से ट्रेनिंग ले रही होती है, पर वो उसे सब्जी काटना सिखा रही होती है। पर रेनर काफी जोर जोर से सब्जियां काटती है, जिससे पूरा का पूरा टेबल टूट जाता है। अगर तुम सच में स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना चाहती हो तो पहले तुम्हें घर के काम सीखने होंगे। एरल भी अपने डैड की काफी हेल्प कर रहा होता है और वो उनसे बार बार पूछता है, अरे डैड क्या आप मुझे मैजिक सिखाओगे? पर वो उसे बार बार साफ मना कर देते हैं। वैसे भी मैजिक को सीखने के लिए तुम्हारी बॉडी में माना का होना काफी इम्पोर्टेंट है, और माना एक बैटरी की तरह काम करता है। जितना ज्यादा माना उतनी ज्यादा मैजिकल पावर्स, और जो बच्चा क्लास लेस है उसके पास माना हो ही नहीं सकता, तो तुम मैजिक कैसे सीखोगे? अब वो अपने डैड को ये बताता है कि जब भी वो प्रैक्टिस किया करता था तो वो अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए होली वाटर बार बार पिया करता था। पर एक बार मैंने लिलिया के कहने पर एक ऐसी ड्रिंक पी जिसका नाम था माना रिकवरी पोशन, और उसे पीकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में कुछ रिकवर हुआ है, यानी कि मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं पक्का माना है। और ये सुनते ही उसके डैड काफी शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद वो उसे मैजिक सिखाने के लिए मान जाते हैं। लेकिन हाँ भाई, ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले एरल के डैड ये चेक करते हैं कि उसकी बॉडी में माना है या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही एरल अपने हाथ से रोशनी बाहर निकालता है तो उसके डैड को ये कंफर्म हो जाता है कि उनकी बेटी के अंदर काफी कूट कूट कर माना भरा हुआ है, यानी कि मेरा बच्चा सच में मैजिक खुद सीख सकता है। पर एरल इतने से माना को यूज करते ही बेहोश हो जाता है, और वो अगले दिन से अपनी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देता है और बार बार अपने माना का इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि ऐसा करने से माना भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बॉडी भी उसे काफी आराम से झेल पाती है। लेकिन जैसे ही वो बार बार माना का इस्तेमाल करता है तो वो बार बार बेहोश हो जाता है और उसे इसे रिकवर करने में टोटल 6 महीने लगते हैं। जैसे ये 6 महीने खत्म हो जाते हैं तो उसके डैड उसे एक पर्चा थमाते हैं जिसके अंदर काफी सारे स्पेल्स लिखे हुए होते हैं, और वो उससे कहते हैं अगर तुम सच में मैजिक को कास्ट करना चाहते हो तो तुम्हें ये स्पेल्स बार बार अपने मन में दोहराने होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी कोई भी स्किल नहीं है जो कि मैजिक को प्रोड्यूस कर सके। और ये बात एरल को काफी अजीब लग रही होती है और थोड़ी सी मुश्किल भी। अगर तुम इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहती हो तो कोई है जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकता है, जो कि मैजिक सिटी की एकेडमी में है। और इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि एरल काफी जल्दी मैजिक एकेडमी जाने वाला है। और फिर अगली सीन में हम रिनर को देखते हैं जो कि घर के कामकाज में काफी अच्छी हो चुकी है, और तभी यहाँ पर एरल की छोटी बहन आती है जिसके हाथ में एक लेटर होता है और वो काफी रो रही होती है। और ये लेटर एरल का होता है जिसमें उसने ये लिखा हुआ था कि मैं मैजिक सीखने के लिए द सिटी ऑफ मैजिक जा रहा हूँ। और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हम एरल को देखते हैं जो कि बाकी और 3 लोगों के साथ कहीं पर जा रहा होता है, और ये तीनों ही जो कि एरल के साथ सफर कर रहे होते हैं, इन तीनों के पास ही अलग अलग मैजिक एबिलिटीज होती है। और यहाँ पर मैजिक एबिलिटीज को 6 कलर्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाइट और ब्लैक। ये तीनों एरल को ये बताते हैं कि एक इंसान एक ही मैजिक एबिलिटी में माहिर हो सकता है, और ये तीनों भी एक एक मैजिक एबिलिटी में माहिर हैं। पर एरल पर ये रूल काम नहीं करता क्योंकि उसकी कोई क्लास नहीं है, तो इसलिए वो किसी भी तरह का मैजिक सीख सकता है। पर तभी अचानक वो देखते हैं कि सामने एक ट्रोल नाम का मॉन्स्टर आ जाता है, और ये तीनों ही उसे देखकर काफी डर जाते हैं। काइटो थोड़ी हिम्मत करके सामने आता है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, पर इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी एरल सामने आता है और वो एक स्पेल कास्ट करता है जिससे ये सामने वाला मॉन्स्टर एक ही झटके में खत्म हो जाता है। काइटो ये देखते ही एरल का फैन बन जाता है। अरे मास्टर, मुझे अपना शागिर्द बना लो। ये सारा कुछ देखने के बाद इन तीनों को एरल पर शक होना शुरू हो जाता है, और वो एरल से उसकी क्लास का पता करते हैं, और वो ये कहता है कि वो क्लास लेस है, और ये प्रूफ करने के लिए वो अपना आईडी कार्ड भी दिखाता है। पर ये तीनों ही काफी फुद्दू होते हैं क्योंकि इन तीनों को ऐसा लगता है कि एरल उनके सामने अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है। कहानी चेंज होती है और ये सारे ही द सिटी ऑफ मैजिक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद एरल को ये पता लगता है कि यहाँ पर 6 अलग अलग स्कूल्स हैं जहाँ पर अलग अलग मैजिक स्पेशलिटी को सिखाया जाता है। जिसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो सारे के सारे स्कूल्स में जाएगा ताकि वो एंट्री टेस्ट दे पाए। पहले वो काइटो के साथ रेड स्कूल में आता है जहाँ पर उसे ये पता लगता है कि यहाँ पर टेस्ट देने के लिए किसी भी क्लास का होना इम्पोर्टेंट नहीं है, और यहाँ पर एक सिंपल सा टास्क होता है कि तुम्हें अपने फायर
मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले टारगेट पर हिट करना है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है और फिर हम एक और छपरी को देखते हैं जिसका नाम है रॉयस, और उसको ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग है। वो अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले टारगेट को पिघलाने का ट्राई करता है, पर वो टारगेट मिथ्रिल का बना हुआ होता है, जिससे रॉयस की काफी बेइज्जती होती है क्योंकि ये टारगेट पिघलता नहीं है और सारे बच्चे उसकी खिल्लियां उड़ा रहे होते हैं। पर जैसे ही इरल की बारी आती है तो वो भी इसी स्पेल का इस्तेमाल करता है जो कि है इरप्शन, और उससे ये सामने वाला स्टैचू काफी आराम से पिघल जाता है। ये सारा कुछ देखकर सारे बच्चे हक्के बक्के रह जाते हैं और इससे हमें एक बात और क्लियर हो जाती है कि इरल सारे स्पेल को काफी आराम से कॉपी कर सकता है और साथ में उन्हें मॉडिफाई भी कर पाता है। जिसके बाद वो ब्लू स्कूल में जाता है जहाँ पर कोफा भी एंट्री टेस्ट दे रही होती है और यहाँ पर वो आइस ब्लेड का इस्तेमाल करता है और इस टेस्ट को भी काफी आराम से पास कर लेता है। और अब बारी आती है ग्रीन स्कूल में जाने की, जहाँ पर रास्ते में उसकी मुलाकात कॉलेज से होती है और वो भी वहीं पर जा रही होती है, पर ये काफी नर्वस है तो इरल उसे चीयर अप करता है ताकि उसके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। अब जैसे ये दोनों अंदर आते हैं तो यहाँ पर उन्हें विंड मैजिक का इस्तेमाल करके सामने वाली विंड मिल को घुमाना है और इरल टोर्नेडो का इस्तेमाल करता है जिससे वो सामने वाली विंड मिल को घुमाने के साथ साथ उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और ऐसे ही सारे के सारे एंट्री टेस्ट को पास करते करते इरल ब्लैक स्कूल में पहुंच जाता है, पर वो ये देखता है कि यहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो कि अपने पेट को ढूंढ रही होती है और ये एक काइमेरा है जो कि उसी ने बनाया है। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक औरत का स्केलेटन आ जाता है तो इरल अपनी शॉर्ट से उसका धर उड़ा देता है, पर वो अपने सर को दोबारा से जोड़ लेती है और इसका नाम है लटालिया। और वो ये कहती है, अरे ओए मैं यहाँ की रिसेप्शनिस्ट हूँ, यहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है और जो भी किताब तुम्हें चाहिए वो हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। यानी कि ज्यादातर लोग ब्लैक मैजिक को सीखना पसंद नहीं करते तो इसलिए यहाँ पर काफी कम लोग हैं। अब जैसे वो यहाँ से बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात काइटो और बाकी सबसे होती है और वो इरल को ये बताते हैं कि उसने अभी तक जो भी टेस्ट दिए हैं वो उन सभी में फर्स्ट आया है। और जब उसे कोर्सेज की सारी लिस्ट दिखाई जाती है तो वो ये देखता है कि काफी सारे कोर्सेज आपस में टकरा रहे हैं, यानी कि वो एक टाइम पे 2 कोचिंग नहीं ले पाएगा। काइटो और बाकी सब इरल की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि जब भी तुम्हारे 2 कोर्सेज आपस में कोलैप्स करेंगे तो तुम हमें बता सकते हो क्योंकि हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा ही तत्पर हैं। यहाँ तक कि ये तीनों उससे कहते हैं कि इरल उनके नोट्स को कॉपी कर सकता है जिससे उसे काफी अच्छा लगता है और वो इन तीनों के साथ ही अपनी मैजिकल जर्नी को आगे बढ़ाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि इरल काइटो के साथ रेड स्कूल में क्लास अटेंड करने के लिए निकल जाता है और जैसे ये दोनों वहाँ से बाहर आते हैं तो सारे लोग बैठकर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी कि हर बच्चे के पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, यानी कि एक आईडी। पर इरल के पास टोटल 6 आईडीज हैं और इसके बारे में इरल के ये तीनों दोस्त ही जानते हैं और बाकी किसी को भी इसके बारे में पता नहीं होता। अंदर जाते हुए दोनों रॉय से टकराते हैं और उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, पर जैसे इरल उसे बताता है कि वो क्लासलेस है तो वो ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है। और यहीं से हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि सारे बच्चे क्लास ले रहे हैं और यहाँ पर मैजिकल स्क्रिप्ट की क्लास चल रही है। इरल जिसके लिए सारी की सारी मैजिकल स्क्रिप्ट याद करना काफी इम्पोर्टेंट है और वो उन्हें टाइम के साथ साथ मॉडिफाई भी करता रहता है। जिसके बाद इरल ग्रीन स्कूल में आ जाता है जहाँ पर इन सभी का एक कंपटीशन चल रहा है और यहाँ पर सभी को फ्लाइट मैजिक का इस्तेमाल करना है। इरल उसे कॉपी करने का ट्राई करता है पर ये ऐसा नहीं कर पाता और वो अलग अलग मैजिक का इस्तेमाल करके उड़ने का ट्राई करता है और उसके डैड ने उसे साफ मना किया था कि वो फ्लाइट मैजिक का इस्तेमाल न करे। तभी एक नल्ला बेरोजगार यहाँ पर आता है जो कि इरल को देखकर उसका मजाक बनाना शुरू करता है। अबे ओए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें फ्लाइट मैजिक यूज करना नहीं आता तो तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर बाहर आलू कांदा बेचो। अब ये लड़का इरल को अपने बारे में बताना शुरू करता है कि इस जगह पर अलग अलग गेम्स होती हैं जैसे कि फ्लाइट रेस और मैं यहाँ की फ्लाइट रेस का चैंपियन हूँ और दोबारा से ये फ्लाइट रेस 1 महीने बाद होने वाली है तो मैं तुम्हें इसके लिए चैलेंज करता हूँ। इरल भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरल के ये तीनों ही दोस्त स्कूल में घूम रहे होते हैं और ये कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, पर इन तीनों की ही काफी ज्यादा फट रही होती है। तभी अचानक से खिड़की से उड़ता हुआ बंदा इन तीनों के पास आता है और इन तीनों की और भी ज्यादा फट जाती है। लेकिन तभी ये बात रिवील होती है कि ये कोई और नहीं बल्कि इरल है। क्वालिटी देखकर काफी हैरान हो जाती है कि इरल ने काफी कम टाइम में फ्लाइट मैजिक का इस्तेमाल करना सीख लिया है और वो उसी की प्रैक्टिस कर रहा है। वैसे मैं सोते हुए अपने फ्लाइट मैजिक की प्रैक्टिस करता रहता हूँ। ये तीनों उसे ऐसा करने से मना करते हैं और ये कहते हैं कि तुम जाकर आराम करो। India versus Zimbabwe. Very intriguing match. This is do or die battle.
Watch India versus Zimbabwe in Super 8 Clash today at 6 p.m. मम्मा को मत बताना प्लीज। मम्मा काम करो। इन तीनों को भी सारा सामान मिल चुका है और ये तीनों ही यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। इरल दोबारा से ब्लैक स्कूल में आ गया था जहाँ पर उसकी मुलाकात लटाले से होती है और वो उसे एक बुक देती है जिसे इरल पूरी रात पढ़ता है। अगली सुबह इरल काइटो के साथ क्लास को अटेंड कर रहा होता है जहाँ पर टीचर उन्हें मैजिकल स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा रहे होते हैं और वो स्क्रिप्ट लिखते हुए एक गलती कर देते हैं और इरल उन्हें पॉइंट आउट करता है, अरे ओए सर जी, आप यहाँ पर गलती कर रहे हो। ओह अच्छा, तो ये बात है, जल्दी से सामने आओ। और इरल उस स्पेल को मॉडिफाई करना शुरू कर देता है। ये देखकर उसके टीचर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, पर वो ये कहते हैं कि तुमने इस स्पेल से सारी की सारी सेफ्टी रिंग्स बाहर निकाल दी हैं। अगर कोई इस स्पेल को पढ़ता है और उससे कोई भी गलती हो जाती है तो उसकी जान भी जा सकती है। पर मुझे कोई भी इंचांटेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी की सारी मैजिकल स्क्रिप्ट्स मेरे माइंड में है। ओह अच्छा, तो ये बात है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें एक लेवल अप एग्जाम देना चाहिए जिससे तुम एक सेमेस्टर ऊपर आ जाओगे। रॉयस भी खड़ा हो जाता है, मैं भी ये एग्जाम देना चाहता हूँ। अब टीचर उन दोनों को लेकर एक ग्राउंड में आ जाते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि इस वाले टेस्ट में तुम्हारे सामने एक मॉन्स्टर भागते हुए आएगा और तुम्हें अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकना है। पहली बारी आती है रॉयस की और वो सामने जाकर खड़े हो जाता है और उसके सामने से माइनोटॉर भागते हुए आता है और वो अपनी फायर स्किल इरप्शन का इस्तेमाल करने का ट्राई करता है, पर इस माइनोटॉर के ऊपर वो एक भी हिट नहीं कर पाता और वो उसके काफी करीब आ जाता है। लेकिन तभी ये टीचर उसे टेलीपोर्ट करके दोबारा से पिंजरे में डाल देते हैं और रॉयस बाल बाल बचता है। रॉयस को ये बात समझ आ जाती है कि वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है और वो ये डिसाइड करता है कि वो और भी ज्यादा मेहनत करेगा। और अब बारी आती है इरल की, पर उसके सामने एक काफी सुपीरियर माइनोटॉर आ जाता है। टीचर भी उसे देखकर काफी डर जाते हैं। चलो इस एग्जाम को कैंसिल करते हैं, पर इरल उन्हें ऐसा करने से साफ मना कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे आराम से हैंडल कर सकता हूँ। और वो अपने फायर लेंस का इस्तेमाल करता है और इस जाइंट माइनोटॉर पर 2 अटैक्स करता है, पर ये दोनों ही अटैक्स मिस हो जाते हैं। देखकर ऐसा लगता है कि इरल की वाट लगने वाली है, पर तभी अचानक से वो दोनों ही स्पेल्स घूमते हुए आते हैं और इस जाइंट माइनोटॉर को लग जाते हैं जिससे वो नीचे गिर जाता है। टीचर भी ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं और इरल को इस एग्जाम में पास कर देते हैं। अब जैसे ये सारी बातें इरल के दोस्तों को पता लगती हैं तो वो काफी खुश होते हैं और साथ में इरल को कांग्रेचुलेट करते हैं। पर इरल उनसे कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है और मैं सारे के सारे स्कूल्स में जाने वाला हूँ ताकि मैं प्रमोशनल एग्जाम दे पाऊँ और नेक्स्ट सेमेस्टर में जा पाऊँ। अब इसके बाद हम इरल के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम रेनर की अब भी ट्रेनिंग करवा रही होती है और वो खाना बनाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। ये सारा कुछ देखकर ऐसा लगता है कि रेनर घर के कामों में काफी दिलचस्पी लेने लगी है और उसे इन सारे कामों में काफी मजा आ रहा है। इरल भी ब्लू स्कूल के टीचर से बात करने के लिए उनके पास जाता है और वो उनसे ही कहता है कि वो उसका दोबारा से टेस्ट ले, पर वो इस काम के लिए साफ मना कर देती हैं और वो ये कहती हैं कि ये टेस्ट साल में एक बार होता है, पर आप चाहो तो इस टेस्ट को कभी भी ले सकती हो। ये सुनने के बाद प्रोफेसर कहती हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, पर फिर भी वो मना कर रही होती हैं क्योंकि तुम मेरी एक भी क्लास अटेंड नहीं करते। जिस पर वो ये कहता है कि मेरे पास तुम्हारी क्लास अटेंड करने का टाइम नहीं है। और ये सुनते ही वो काफी गुस्सा हो जाती हैं और इरल को फाइट के लिए चैलेंज कर देती हैं। पर इरल भी उनके सामने एक कंडीशन रखता है कि अगर मैंने आपको फाइट में हरा दिया तो आप मेरा प्रमोशनल एग्जाम लोगी, और वो भी इसके लिए मान जाती हैं। जिसके बाद ये दोनों फाइट करने के लिए क्लासरूम से बाहर आ जाते हैं और इस फाइट का एक ही रूल है कि इसमें कोई भी फिजिकल अटैक नहीं होगा, यानी कि आपको मैजिक का ही इस्तेमाल करना है। अब इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर ये दोनों ही आइस मैजिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पर टीचर भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती हैं कि इरल ने उससे ज्यादा ही आइस मैजिक का इस्तेमाल किया है और वो अपने आप को बचाने के लिए आइस शील्ड का इस्तेमाल करती हैं। पर इरल उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है और इसके बाद वो ऊपर से एक और अटैक करता है जिससे ये शील्ड टूट जाती है और वो इस टीचर को काफी आराम से हरा देता है। जिसके बाद इरल काइटो और बाकी सबके पास आ जाता है जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि टीचर ने उसका प्रमोशनल एग्जाम नहीं लिया और वो ऐसे ही आगे प्रमोट हो चुका है। जिसके बाद वो ग्रीन स्कूल में आ जाता है जहाँ पर उसे ये पता लगता है कि इस स्कूल में ये एग्जाम ऐसे नहीं होता। उसके लिए हेडमास्टर से बातें करनी पड़ती है, पर हेडमास्टर काफी बिजी इंसान है और वो किसी भी एक बच्चे के लिए किसी से बात नहीं करते। लेकिन तभी कॉलेट उसे बताती है